नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। आज पूरा उत्तराखंड एक मैन-मेड इकोसिस्टम डिजास्टर यानी कि इंसानों द्वारा रचित महाविनाश के मुहाने पर खड़ा हो चुका है। उत्तरकाशी की धराली में फटे बादल से लेकर नैनीताल के कैची धाम और चमोली रुद्रप्रयाग की पहाड़ियों तक देवभूमि का भूगोल चीख चीख कर कह रहा है कि अब बस करो। विकास की तस्वीर कुछ ऐसी है कि अरबों रुपए की ऑल वेदर रिपोर्ट को लेकर जो परियोजना तैयार हुई, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट आज किस तरह से उत्तराखंड के लिए एक भयानक मुसीबत का सबक बन चुका है। और आज हाई कोर्ट एनजीटी ने कई चेतावनियां भी दी और याद आ रहा है कि आखिरकार हाई कोर्ट ने बार बार क्या चेतावनी दी और आखिर क्यों हमारे नीति निर्माता पहाड़ों की नाजुक भौगोलिक परिस्थितियों को समझने में नाकाम रहे। आइए देखते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट, फिर इस पर विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील हमारा क्षेत्र है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ पर किसी भी योजना को धरातल पर उतारने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अपने सभी अधिकारियों से या जो हमारे भू वैज्ञानिक हैं जो इस चीज को सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो ये देखते हैं कि कौन सा पहाड़ मजबूत है, कौन सा कमजोर है और इस योजना को पहुंचाने में हमें क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। इन सारी चीजों की भरपाई के लिए या हमें आगे चलकर किसी मानव की जान की हानि ना हो, इन सारी चीजों को लगातार परखने का काम हमारे भू वैज्ञानिक करते हैं, हमारे वो लोग करते हैं जो इन सारी पूरी टीम होती है। अगर किसी भी प्रकार की भूगर्भीय हलचलें होती हैं या बादल फटने की जैसी घटनाएं होती हैं तो निश्चित तरीके से बड़े आपदाओं को जन्म दे सकते हैं। ये जो मसूरी वाला हमारा भाग है वो भी कहीं ना कहीं जो है कि वो एक संवेदनशील क्षेत्र है। वहाँ पर लगातार भूस्खलन की जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो एक कच्चे रवेदार जगह पर बसा हुआ है। अगर हम उस पर ज़्यादा विकास का कार्य करेंगे, हम वहाँ पर बड़े बड़े जो कि हवेलियाँ बनाएंगे तो निश्चित तरीके से जो मसूरी बसा हुआ है, एक कच्चे चट्टान के ऊपर बसा है, वो कहीं ना कहीं घातक होगा। इसलिए हमको जो भी विकास कार्य करने हैं सरकारी मानकों के आधार पर करेंगे तो निश्चित तरीके से यहाँ का जनमानस सुरक्षित होगा। प्रदेश के अंदर जब भी कोई योजना पहुंचने का काम होता है, चाहे सड़कों की कनेक्टिविटी की बात करें या हम किसी अन्य दूसरी परियोजना की बात करें, तो उसमें माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने सख्त दिशा निर्देश हमारी उन एजेंसियों को दिए हैं कि आप किसी की भी जान माल की हानि किए बगैर उस योजना को पूरा करने का काम करेंगे, उसे धरातल पर उतारने का काम करेंगे। तो संवेदनशील है हमारा उत्तराखंड इस लिहाज से। यहाँ पर कोई भी, चाहे हम सुरंग का काम करें या अपनी ट्रेन ले जाने का काम करें, सड़कों को हम पहाड़ों के बीच से उन गांव तक पहुंचाने का काम करें जहां पर कनेक्टिविटी नहीं है, तो बहुत सारी ऐसी जो कमजोर हमारे क्षेत्र हैं वो जो चिन्हित किए जाते हैं, उन सबको देखते हुए हमारी उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती है। बरसाती सीजन में जो सामने उदाहरण हमको देखा जा सकता है कि मसूरी वाला जो मार्ग है लगातार वहाँ पर भूस्खलन की जैसी समस्याएं हो रही, तो कहीं ना कहीं जो कटान हम कर रहे हैं, जो हम वहाँ पर जो है कि ज़्यादा भार स्थापित कर रहे हैं, उसका खामियाजा हमको देखने पड़ रहा है। तो निश्चित तरीके से हम लोगों को अपने विकासवादी और सुविधाओं को थोड़ा सा नज़रअंदाज करके अपना जीवन को भी सुरक्षित बनाने के लिए इन प्राकृतिक संसाधनों के साथ छेड़खानी ना करें, जिससे जो कि यहाँ का जनमानस को कष्ट सहना पड़े। तो खतरे में पहाड़ों की रानी भूस्खलन की जद में मसूरी का 15% हिस्सा आ चुका है। अध्ययन में मसूरी का ये 15% क्षेत्र अति संवेदनशील बताया जा रहा है और ऐसे में मध्यम जोखिम वाला जो मसूरी है उसका 29% क्षेत्र है, जहां पर जैसे कहेंगे डेंजर जोन जरूर है लेकिन अति संवेदनशील नहीं। अब WIHG के अध्ययन में ये सामने आया है कि आखिरकार क्या है वाकई में मसूरी की हकीकत। क्या पहाड़ों का संतुलन बिगड़ रहा है और ये विकास, इसको क्या कहा जा सकता है? क्या कंक्रीट का बोझ नहीं सह पा रहे हैं हमारे पहाड़? ये भी एक अपने आप में बड़ा सवाल इससे निकलकर सामने आता है। क्या तेजी से बढ़ता जा रहा है भूस्खलन का खतरा? ये भी एक अपने आप में जरूरी सवाल है, क्योंकि लगातार पानी वाले बैंड की खबर भी आपने सुनी, किस तरीके से एक बड़ा जो हिस्सा है वो लैंडस्लाइड हो गया। क्या सड़क अनियोजित निर्माण ने लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ा दी हैं? पहाड़ों की रानी मसूरी की सुंदरता पर अब संकट मंडराना शुरू हो चुका है। और क्या उत्तरकाशी से केदारनाथ तक निर्माण जो हो रहा है वो आखिरकार क्या इसी की एक बड़ी वजह है? उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी पर खतरे की घंटी मंडरा रही और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिरकार तेजी से जो ये निर्माण हो रहा है ये मानकों की अनदेखी है या फिर क्या?
एक अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कई बार एनजीटी की ओर से भी लगातार चेतावनी जाहिर कर दी गई है। क्या पहाड़ बचाने की नहीं, होटल बनाने की ज्यादा चिंता इस वक्त सरकार को है? पहले पहाड़ काटे, अब भूस्खलन हो रहा है तो उसका डर सताने लगा है। क्या कंक्रीट अब मसूरी की बर्बादी की एक सबसे बड़ी वजह बनता जा रहा है? क्योंकि अगर इसको पूरे साइंटिफिक लेवल पर समझा जाए तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आखिरकार ये कच्चे पहाड़ जो चूने से बने हुए हैं, आखिरकार जब इस पर कंक्रीट का निर्माण हो जाएगा, कंक्रीट से बन जाएगा, तो आखिरकार बारिश का पानी पूरी तरह से अंदर नहीं पहुंचेगा, पहाड़ों की जद तक नहीं पहुंचेगा, और ऐसे में कंक्रीट उसे रोक देगा, जिस वजह से उन्हें नमी नहीं मिलेगी, पकड़ नहीं बनेगी और धीरे धीरे वो दरकना शुरू हो जाएंगे। देखिए, ऐसी बहुत सारी वजहें हैं जिसको लेकर हम विशेषज्ञों से भी बातचीत करेंगे कि आखिरकार मुख्य कारण क्या कुछ है। लेकिन पहाड़ों की जो केयरिंग कैपेसिटी है वो इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जिस तरीके से केयरिंग कैपेसिटी फिक्स ना होने की वजह से लगातार मसूरी में वीकेंड पर टूरिस्ट का सबसे ज्यादा जमावड़ा देखने को मिलता है। अब ऐसे में बेलगाम टूरिस्ट की संख्या आखिरकार सरकार की एक बड़ी जिम्मेदारी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी निर्माण पर सख्ती अपनानी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। लेकिन बहस छेड़ने वाले सवाल यही है कि क्या पर्यटन के नाम पर प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है? क्या कंक्रीट के जंगल मसूरी को निगल रहे हैं? और ये अपने आप में एक गंभीर सवाल बन चुके हैं, जो कि बार बार चेतावनी के बाद भी सबक क्यों नहीं मिल रहा है। हमने हर प्रकार की त्रासदी देख ली है, लेकिन क्या मसूरी की त्रासदी का इंतजार किया जा रहा है? वहां जो लाखों लोग रह रहे हैं और हर वीकेंड पर जो लाखों की संख्या में हमारे टूरिस्ट पहुंचते हैं, क्या उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए यहाँ पर समय लिया जा रहा है? आखिर पहाड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है और कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये बहस छेड़ने वाले सवाल हैं कि क्या नियमों को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है, और ये भारी निर्माण हो रहा है क्योंकि रिजॉर्ट्स बना दिए जा रहे हैं, होटल्स बना दिए जा रहे हैं, और वहां बना दिए जा रहे हैं 60 डिग्री पर बना दिए जा रहे हैं, तीखे नोकीले 90 डिग्रीज पर। इसे कहा जा रहा है कि बना दिए गए हैं होटल्स, रिजॉर्ट, जो कि एक मुख्य वजह, एक मुख्य कारण बनकर उभर रहे हैं। तो उत्तराखंड में पहाड़ों की रानी पर जो खतरे की घंटी मंडरा रही है, पहाड़ों की रानी की जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, वो कहीं ना कहीं खतरे की जद पर है। और आज उसी मसूरी को बचाने के लिए हम लोगों ने एक खास चर्चा आयोजित की है, जिसमें हम लोग विशेषज्ञ से बातचीत करेंगे और सारी राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करेंगे और एक समाधान तक पहुंचने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो हमारा टूरिस्ट इस सुंदरता के चक्कर में उत्तराखंड आना पसंद करता है और लगातार वो पहाड़ों की सुंदरता, संस्कृति, यहाँ की विरासत से रूबरू होता है, एक सुकून पाता है, तो वो किसी का ना खोए और वो खतरे की जद पर ना है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। सीधे परिचय करवाती हूँ आपका। हमारे साथ गुरविंदर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वाति नेगी, प्रदेश महासचिव है यूथ कांग्रेस की, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पंकज पैनुली, यूकेटी के प्रवक्ता हैं, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रजभूषण रावत समाज सेवी हैं और हमारे साथ पर्यावरणविद के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत करूंगी आप सभी का। और चर्चा की शुरुआत करते हैं रावत जी आपसे। आखिरकार वाडिया इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट सामने आती है, उस रिपोर्ट में ये जरूर बताया गया है कि मसूरी का जो 15% क्षेत्र है वो इस वक्त गहरे संकट का सामना कर रहा है, बहुत संवेदनशील है। इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत बढ़िया सवाल है। और क्योंकि आजकल मौसम बरसात का है और सरकारें तब चेतती हैं जब सब कुछ घटित होने लगता है। बड़ी बात यह है कि अगर आप मसूरी को न देखिए, पूरे पहाड़ को अगर आप देखेंगे, जोशीमठ की घटना है, उत्तरकाशी में घटना हुई है, धराली की घटना हुई है, अब मसूरी के अंदर तो वैसे ही उतना प्रेशर है। तो मुझे लगता है कि सरकार अगर इसमें वाकई संवेदनशीलता दिखाना चाहती है तो सबसे पहले तो आपको मसूरी के चारों तरफ या जहाँ जहाँ भी लोगों को अपने नए व्यवसाय खोलने हैं, आपको सड़कें ले जानी है, आपको गांव के लिए सड़क जानी है, तो उसमें चिन्हित कर दिया जाए कि यहाँ रिजॉर्ट बन सकता है, यहाँ नहीं बनेगा, पहली बात। दूसरी बात है कि आपने सारा जो ऑल वेदर के नाम पे आपने जंगल के जंगल काट दिए, सड़कें इतनी चौड़ी बना दी, उसमें रुकने का जो है, उसकी जो मिट्टी है उसको कटने के लिए आपने जो है मौसम को जो है, बारिश को जो है अपना मौका दे दिया। तो जब पानी ऊपर से नीचे को आएगा और साथ में हमने जो है कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, तो जब वाटर का पानी का जो है पर्कुलेशन ही नहीं होगा ज़मीन के अंदर, तो पानी जाएगा कहाँ? दूसरी बात ये आती है कि आपने देखा होगा अक्सर बरसात में क्या होता है, आज रात को बारिश हुई, सवेरे मौसम खुल गया,
मौसम खुला तो धूप आ गई, धूप आई तो उससे क्या होता है कि पहाड़ जो नंगे हो गए हैं खासकर विशेष रूप से, उनमें क्या होता है कि गर्मी पड़ने से उनकी जो है उनकी सतह फट जाती है। सतह फटती है तो पानी को रिसने का जो है मौका मिल जाता है। ये आपने जो देखा होगा पिछले 2 साल पहले जोशीमठ में यही हुआ था। जोशीमठ में पहले तो जोशीमठ की जो बनावट है वो पहले ही जो है ऐसी भूमि पर है जो पहले से ही पहाड़ गिरा हुआ है। 100-200 साल पहले कभी पहाड़ गिरा होगा, उसके ऊपर उसको बसा दिया है। लेकिन उसके साथ साथ जब इस तरह की घटनाएं हुई तो वहाँ जो ऊपर से जो पहाड़ है, ऊपर से जो बर्फ़ का पानी आता है वो उसके नीचे नीचे से बहता है। तो स्वाभाविक है कि पक्की ज़मीन जहाँ पानी को मिलेगी वहाँ से वो बहना शुरू कर देगा, वहाँ से बहना शुरू करेगा तो नीचे की मिट्टी को काटेगा और भूस्खलन होगा। तो सवाल ये है कि चाहे एनजीटी ने जो है ऑल वेदर रोड को परमिशन दी हो या मसूरी में परमिशन दी जा रही हो, सवाल ये है कि आप ऐसा क्यों नहीं चिन्हित करते सरकार या शासन मिल करके कि भाई यहाँ बनेगा और यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ रोड बनेगी यहाँ नहीं बनेगी। और साथ साथ में आपको वेजिटेशन का ध्यान रखना होगा। अगर आप वेजिटेशन का ध्यान नहीं रखेंगे, आप पेड़ पौधों को काटते रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं लगेंगे। हमने बार बार बहुत पहले, आपको याद होगा, जो आपके जो है धारी देवी के पास में जो कलिया सोड़ है वहाँ भयंकर भूस्खलन का, अब उन्होंने रोड डाइवर्ट कर दिया। हमने तब भी कहा था कि इसमें वेजिटेशन लगाइए आप। वेजिटेशन जब होगा तो जड़ें पकड़ेंगी तो मिट्टी को पकड़े रखेंगे, कम से कम है मिट्टी के बहने का, मिट्टी के नीचे ढलने का जो है स्थान नहीं मिलेगा उसको। लेकिन वही है कि आप जो है पता नहीं कौन से विशेषज्ञों से लेते हैं, पता नहीं किन किन इंस्टीट्यूट से आप वो लेते हैं, और जो लोग आपको पहले से चेताते हैं उसमें नहीं करते। 2013 की घटना इसी बात का है, धराली की घटना इसी बात की है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार और शासन को संवेदनशील हो रहा होगा, और जो व्यापारी है उनको भी इस बात का संवेदनशील होना होगा कि हम जिस जगह अपना व्यापार खोल रहे हैं क्या वह पर्यावरण की दृष्टि से, भूस्खलन की दृष्टि से सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि भविष्य में अगर वो पैसा खर्चेंगे, अगर वही टूट गया तो उससे उनको भी नुकसान होगा। साथ साथ यह है कि व्यापारिक गतिविधियां इतनी ज़्यादा नहीं फैलनी चाहिए जिसकी वजह से केवल आप व्यापार को व्यापार समझें और पहाड़ को पहाड़ की उस भूमिका से अलग कर दें। ठीक है, पंकज पैनोली जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट को लेकर, और अब भी जो इस वक्त मसूरी की स्थिति बनी हुई है इस पर क्या चिंता जाहिर करना चाहेंगे आप? पहाड़ बचाने की मुहिम आपकी शुरुआत से रही है। देखिए निशी, पहाड़ में विकास होना चाहिए, ये सबकी प्राथमिकता है, लेकिन किस तरीके का विकास होना चाहिए? क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है या डिस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट हो रहा है? इसको हमको समझना पड़ेगा। अभी कुछ सालों पहले सिलक्यारा टनल में एक प्रॉब्लम आई थी, 41 मजदूर वहाँ पे फंसे थे सिलक्यारा टनल में। आज कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैं पढ़ रहा था कि फिर से सिलक्यारा टनल में एक लैंडस्लाइड हुई और उसके अंदर जो मजदूर था एक की डेथ हुई। सरकार को ये चाहिए कि कहाँ पे बनना है। सिलक्यारा टनल में उस टाइम पे भी क्वेश्चन मार्क उठे थे, उस टाइम पे भी उसकी अलाइनमेंट की बात हुई थी, उस टाइम पे भी वहाँ पे सॉइल टेस्ट और रॉक टेस्ट की बात हुई थी। लेकिन सरकार ने क्या करा? सरकार ने उस टाइम पे तो बोला कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, ये होगा वो होगा। वो कंपनी आज भी काम कर रही है, वो कंपनी आज भी सिलक्यारा में काम कर रही है जिसने उतना बड़ा एक हॉस्टेज बने थे जिसमें 41 मजदूर। दूसरी बात, आप जोशीमठ की आ जाओ। जोशीमठ में क्या है? जोशीमठ जब दरकना शुरू हुआ उसमें भी मैनमेड गलतियां हैं। एनटीपीसी की टनल जो गई थी वहां से, एनटीपीसी की टनल की वजह से जो उसका बेस था वो बेस खत्म हुआ, जिसकी वजह से वहां पे दरकना शुरू हुआ। उस टाइम पे उनको रिहैबिलिटेशन की बात हुई थी। कितने लोगों का रिहैबिलिटेशन हुआ, कितने लोगों को वहां से हटाया गया? 4 दिन खबर चली, 1 महीने तक सरकार ने मशक्कत करी, उसके बाद डाके 3 पात। आप मसूरी पे ही 2 साल पहले वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आ चुकी थी कि मसूरी की जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा बाहर जा रहा है, और वहाँ पे जितना लोड होना चाहिए उससे कई गुना लोड ज़्यादा है। अगर हम मसूरी की बात करें तो मसूरी में क्या है? फ्रीजिंग जोन है। आप मकान नहीं बना सकते हो, आप एक कमरा चेंज नहीं कर सकते हो, आपका इतना बड़े से इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। निसी एमडीडीए एक जगह सील करके जाता है और अगले दिन वो सील खुल के वहां पे डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। किस तरीके से मिली भगत से एमडीडीए का जो रूल है वो केवल कॉमन आदमी के लिए है। एक कोई बड़ा गया, उसने रिसोर्ट बनाना है, उसके लिए 10 मिनट में तुम्हें परमिशन मिल जाएगी, उसके लिए परमिशन की व्यवस्था ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन एक आम आदमी को अपने मकान पे खिड़की खुलवानी होगी ना, तो एमडीडीए वहां जाके जो है काम करेगा। तो ये मिली भगत है, एमडीडीए में करप्शन व्याप्त है, इसीलिए हम मसूरी में इतना कंक्रीट देख रहे हैं। अदरवाइज जो मसूरी का फ्रीजिंग जोन है उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट नहीं हो सकता है।
बहुत सारे ऐसे जोन है जहां पे डेवलप नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी वहां पे होता है। ठीक है। सरकारों को वहां रोक लगाने की जरूरत है। सरकार केवल आंकड़ों में अपनी वाहवाही करने के लिए इतने करोड़ यात्री, इतने लोग गए, इतने लाख यात्री आ गए, लेकिन आप ये भी तो देखो, आप रिसोर्स को खत्म कर रहे हो। एक रोपवे का स्कीम था, वो रोपवे की स्कीम कौन से गड्ढे में गई है पता ही नहीं है। जो देहरादून टू मसूरी रोपवे थी वो आज कहां है? अगर वो रोपवे हो जाती तो वहां पे जो वाहनों का आना जाना है, वहां पे जो यात्रियों का आना जाना है, वो एक मैनेजेबल तरीके से हो सकता था। लेकिन आज सरकार को चाहिए कि अंधाधुंध हमें जो है पर्यटन नहीं चाहिए। अंधाधुंध पर्यटन की वजह से हमारे शहर, हमारे जो टूरिस्ट स्पॉट है वो खत्म हो रहे हैं और नए डेवलप करने चाहिए। सुनिए, आप या पर्यटन बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, आप नए स्पॉट डेवलप कीजिए ना। आज कौन से है? देहरादून, मसूरी, धनौल्टी, आपका लेंसिडॉन, नैनीताल, भवाली, इसके आगे बता दो कौन सा डेवलप करवाए इन्होंने टूरिस्ट। तो नए टूरिस्ट स्पॉट आप डेवलप करो, उससे क्या होगा? डाइवर्सिफिकेशन होगा। डाइवर्सिफिकेशन की वजह से फिर लोड कम आएगा, नैनीताल और मसूरी जैसे हेरिटेज शहर जो हमारे हैं वो बचे रहेंगे। ठीक है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक चीज निकलकर सामने आती है कि कहीं हम पहाड़ों को पहचान दिलाते दिलाते एक चीज जो भूल जाते हैं वो है कैरिंग कैपेसिटी। टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका विकास हो रहा है, एक डेस्टिनेशन बन चुका है, वीकेंड डेस्टिनेशन पॉइंट बन चुका है, सबका पसंदीदा मसूरी चलते हैं, आसानी से वहां पर घूमा जा सकता है। लेकिन क्या हम कैरिंग कैपेसिटी को भूलकर कोई बड़ी भूल तो नहीं कर रहे हैं? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इन सवाल के साथ हम बीजेपी कांग्रेस से भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही पार्टियां सत्ता में रह चुकी हैं। लेकिन क्या इन्होंने कैरिंग कैपेसिटी पर रोक करने के लिए अभी कोई ठोस नीति तैयार की है? इस पर चर्चा सीधे रुक करूंगी आपके पास। गुरविंदर जी, क्या कहना चाहेंगे आप कि आखिरकार पहाड़ों को पहचान दिलाते दिलाते क्या कैरिंग कैपेसिटी भूल गए? चाहे बात चारधाम यात्रा की कर लें या हम बात मसूरी की कर लें, आप लोग एक वीकेंड डेस्टिनेशन फेवरेट पॉइंट जरूर विकसित कर रहे हैं, चारधाम अध्यात्म की यात्रा को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे पहाड़ इस कैपेसिटी को झेलने लायक हैं? प्रणाम, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। जी निशी जी, पहले तो मैं ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि आज देश ही नहीं विदेशों में भी कि उत्तराखंड का प्राकृतिक सौंदर्य, और मैं कह सकता हूं कि यूरोपियन, उन्होंने खुद अपने कई अखबारों में, लेखों में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पहाड़ हमको बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसे कई जगह ऐसी हैं वहां दिखते हैं, और लाखों लोगों की रोजी रोटी भी पर्यटन से जुड़ी ही है। राज्य में भौगोलिक जटिलताओं, भूस्खलन, अतिवृष्टि, ग्लेशियर की चुनौतियों के बीच हर साल मानसून में ये समस्या आती ही है। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमारी तैयारियां भी उसी लेवल की हैं। अभी मेरे सम्मानित बंधु जिक्र कर रहे थे दराली का और सिलक्यारा का। देखिए, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि 3 से 5 जून तक एक आयोजित ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूक्लियर डीआरआर वर्किंग ग्रुप की द्वितीय बैठक, जिसमें 11 देशों ने, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इंडोनेशिया, लगभग 11 देशों ने उसमें भाग लिया। वह आपदा प्रबंधन से संबंधित उसमें उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल, रेस्क्यू ऑपरेशन और धराली आपदा प्रबंधन पर विशेष रूप से उत्तराखंड की मुक्त कंठ से उन्होंने प्रशंसा की है। एक बात अब मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे टेक्नोलॉजी अब अपना कार्य करती है, जैसे अभी मसूरी की बात आई, दामी सरकार ने ही WIH वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी और ट्रस्ट BSI के साथ मिलकर राज्य का लैंडस्लाइड हैजर्ड जोनिंग को कराया। वो खुद की निकाल, दोनों की रिपोर्ट लेकर ही 15% का खतरा क्षेत्र जो है घोषित किया और बचाव का प्लान भी बनाया।
भूस्खलन से 2 घंटे पहले गांव में सायरन बज जाता है। देखिए, जो पहाड़ काटकर होटल और मकान बनाने से पहले अब एक नियम है, जियोलॉजिकल क्लियरेंस जरूरी है, और अगर बिना नक्शे और उसकी लेकिन परमिशन गुरविंदर के जी, सीधे जेल की आवाज गुरविंदर जी, उठा सकती अगर है। लिखित प्रपत्रों को पढ़कर अगर चीजें हो जाती तो लिखा पढ़ी में ही सारी चीजें हो रही हैं। वैसे धरातल पर अगर देखा जाए, मैं धरातल की बिल्कुल सच्चाई इससे विपरीत बातें के साथ है। बता रहा हूं। सरकार कहती है जो अवैध निर्माण हो रहा है उस पर कार्रवाई हो रही है, सरकार कहती है अवैध रिजॉर्ट नहीं बनेंगे, सरकार कहती है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी सभी नियमों का पालन हो रहा है। कहाँ हो रहा है आप मुझे ये भी बताएंगे? पहाड़ों में, ऐसे कच्चे पहाड़ों पर कैसे आप कंक्रीट से बना हुआ एक बड़ा रिजॉर्ट तैयार कर देते हैं, बड़ा बहुमंजिला होटल तैयार हो जाता है? ये एक गंभीर चिंता का विषय है। अगर पर्यावरणविदों से, नहीं, इन लोगों से अभी बातचीत सुनिए, करी जाए, समझी जाए भौगोलिक परिस्थिति, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, बीआरओ और पीडब्ल्यूडी के निर्देशों को आप समझ लीजिए। सड़क भी बनते समय और पहाड़ का ढलान 35 डिग्री से ज्यादा नहीं कटेगा। अरे यार, नदी किनारे केटचक डैम बन रहा है, कोई कटाव नहीं होगा, ये निश्चित समझ लीजिए। भाने वाला नरेंद्र, अब कहीं ऐसा नहीं है कि कोई बिना परमिशनों के इस पहाड़ों पर निर्माण कर लेंगे, ये निश्चित है। और जो 15% जोन अत्यधिक संवेदनशील है, वहां से 300 परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट कर दिया गया है। 5 लाख का मुआवजा भी है और नई जमीन, नया मकान। अरे जाने बचाना कहाँ तो पर? देखिए हमारी गुरविंदर जी, कहाँ जोशीमठ में, जोशीमठ वालों को मिल गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल मिला है। ठीक है, गुरविंदर जी, ठीक है, गुरविंदर जी, ठीक है। अभी मैं मसूरी पर अगर आऊं, गुरविंदर जी, मसूरी पर अगर मैं आऊं तो मसूरी के लोगों का कहना है कि आप ही पहले स्टार्टिंग में अपने अभिभाषण में आपने ये चीज का जिक्र किया कि देश और दुनिया तक इस बात की पहचान है कि उत्तराखंड क्वीन ऑफ हिल्स कितना ज्यादा फेमस है, मसूरी की वादियां, और यहाँ पर एक फेवरेट टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। लेकिन क्या आप ये चीज जानते हैं कि वहां की जनता क्या कहती है? वहां की जनता ये कह रही है कि मजे बाहर वाला लें और भुगते हम। अब आप मुझे बताइए, वो लोग तो मजे लेकर चले जाएंगे, वीकेंड एंजॉय करके चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, आखिरकार उसके लिए तो वहां के स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ेगा ना, झेलना पड़ेगा। और अभी जो 15% हिस्सा खतरे की जद में है, उन लोगों का सोचिए आप क्या कर रहे हैं उन लोगों के लिए आप। और उस पे वही डेस्टिनेशन पॉइंट्स हैं जो लोगों के फेवरेट है, लाइब्रेरी, कैंपटी फॉल, दिनौल्टी। अब आप मुझे बताइए। देखिए, अभी जोशीमठ की मेरे सम्मानित बंधु ने जिक्र किया। देखिए, आपदा की शुरुआत में ही प्रत्येक प्रभावित परिवार को फौरी मदद के रूप में 1.5 लाख दिए गए थे। इसमें से 50,000 घर खाली करने और शिफ्टिंग के लिए भी 1 लाख राहत पैकेज रूप में भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में इमारतों संपत्ति का नुकसान का आकलन सीपी गुरविंदर जी, प्री फैब्रिकेटेड घरों की बात हुई थी, कितने प्री फैब्रिकेटेड घर बने? उसके लिए 200-400 करोड़ रुपए केंद्र से आए थे। बताइए, 400-800 करोड़ उसके लिए केंद्र से आए थे, कितने प्री फैब्रिकेटेड मकान बने? देखिए, आवासीय भवन बिल्डिंग जो है रेजिडेंशियल, वो 31,201 से 36,500 तक का वर्ग परिमीटर का पैसा दिया गया। अब बताइए कितने प्री अच्छा, फैब्रिकेटेड मकान बने, नंबर्स। अरे भाई, आप अब अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया क्योंकि वो मकान जब धरातल पे कभी नहीं भाई, आए। आपके पास आपको गूगल मैं मैप होगा, बताऊं। आपके पास अगर गूगल अरे मैप है भाई, तो उसकी आपको लोकेशन पे बताऊं। जाके देखो, नहीं है। और किराए के मकानों में भी सुनिए, 5,000 रुपए प्रति माह ठीक किराए के रूप में है, दिए ठीक है गए। गुरविंदर जी, आती हूँ आपके पास, समझ गई मैं आपका पॉइंट, समझ जिन लोगों गई के कि घर आखिरकार पूरी सरकार तरह से हो गए थे। पुनर्विकास पर और इस चीज पर एक फोकस कर रही है, मैं आपसे जानती हूँ, ठीक है। मैं सही बोल रहा हूं निखिल जी। हाँ, मैं समझ गई, आपका पॉइंट समझ गई। अब मैं इसी पॉइंट पर आती हूँ स्वाति नेगी जी के पास। स्वाति नेगी जी, इस वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट को लेकर पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपका व्यू पॉइंट क्या है, और साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि अनियंत्रित विकास एक सबसे बड़ी समस्या है, और अनियंत्रित विकास अभी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार में नहीं हुआ, उससे पहले भी हुआ है। और आखिरकार जब आपकी सरकार थी तब भी इसी तरीके से अनियंत्रित विकास हुआ था,
और उसको ही आगे गो फॉरवर्ड किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। तो आखिरकार अब इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, इस करंट सिनेरियो को? ये किस टाइप का विकास है? अभी जो मौजूदा स्थिति है वो बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है और टूरिज्म के नाम पर जो हमारे जंगल हैं उनको काट के कंक्रीटों का जो एक बयार बनाने की कोशिश कर रही है, वो बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि पहाड़ की जो कैपेसिटी होती है, केयरिंग कैपेसिटी, उससे अधिक तो आप पार कर ही चुके हैं। लेकिन जब आप एक पेड़ काटते हैं तो उसकी जड़ों से जो पहाड़ की मिट्टी रोक के और पहाड़ को आपस में बनाए रखती है, वो काटने से जो जियोलॉजिकल नुकसान हो रहा है हमें, तो जब हम पहाड़ काटते हैं तो जो मिट्टी है वो कमज़ोर होती है और बारिश पड़ने से जो भूस्खलन का खतरा हो रहा है, 15% जो पहाड़ी क्षेत्र है वो बहुत अति रिस्क, हाई रिस्क वाली उसमें कैपेसिटी में आता है। तो इनको कोई मतलब नहीं है ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, ये कह रहे हैं इससे हमें हमारी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रही है या हमें हमारे रोज़गार को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इससे जो हमारी जान का खतरा हो रहा है, जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनके लिए भी जान का खतरा है, जो लोकल लोग क्षेत्रीय लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी भी जान का खतरा है। तो जान की कीमत को वैसे भी भाजपा सरकार कुछ समझती नहीं है, इनके लिए किसी की भी जान जाए, इनके बस इनका ये मानना है कि विकास होना चाहिए, पूंजीपतियों का होटल बनने चाहिए, रिजॉर्ट बनने चाहिए। जो मसूरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आम आदमी को भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन जो इनके पूंजीपति दोस्त हैं जो रिजॉर्ट बना रहे हैं, जो बाहर से आके लोग, मैं समझती हूँ कि उत्तराखंड के बहुत कम लोग हैं जिनके वहाँ पे बिजनेस हैं या रिजॉर्ट हैं, ये सब बाहर के लोग हैं। तो सबसे पहले तो उनको परमिशन कैसे मिल रही है, ये सरकार कैसे अलाउ कर रही है उन लोगों को? कोई ना कोई कनेक्शन तो है ही, कुछ % कमीशन ले रही होगी सरकार पहाड़ को इतना रिस्क। गुरविंदर जी तो कह रहे हैं सारे नियमों का पालन हो रहा है, आप कैसे बोल सकती हैं कि अनियंत्रित विकास हो रहा है? भाजपा तो हर चीजों में सारे उसका पालन कर रही है। जो भाजपा की विकास की गंगा है वो थोड़ी उल्टी दौड़ रही है, क्योंकि उनकी विकास की गंगा में जो आम आदमी है वो आता नहीं है, सिर्फ पूंजीपतियों का जो विकास है आपने वो हो रहा है। अपने कार्यकाल के दौरान कैसे इस विकास को कंट्रोल करा? हमारे कार्यकाल के दौरान हमने टूरिज्म जो था उसमें फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा बढ़ावा नहीं किया, हर कोई आ जाए, हर कोई आ जाए, आइए आइए, मतलब ऐसा टूरिज्म का बढ़ावा हमने नहीं करा था। डेवलपमेंट हमारे भी टाइम पे हुआ है, लेकिन बहुत चीजों को ध्यान रख के किया गया है, इनकी तरह अंधाधुंध बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन एक कमेंट लेना चाहूंगी गुरविंदर जी, फिर आती हूँ अभी ब्रजभूषण जी के पास। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी गुरविंदर जी, कोई भी जगह हो वहां पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा आप लोगों की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही है, चाहे चारधाम यात्रा की बात कर ली जाए, वहां पर भी रजिस्ट्रेशन के बिना अनुमति नहीं है किसी भी धाम में चल जाइए, तीर्थाटन या पर्यटन। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ इन नंबर्स का आप लोग करते ही क्या है? कैरिंग कैपेसिटी तो हो नहीं रही है यहाँ पर रेगुलेट, तो इन नंबर का आप करते क्या है? सिर्फ ये आंकड़े यहाँ डिबेट्स में पेश करने के लिए कि भाई हमने 4 करोड़ लोगों को पहुंचा दिया, 45 लाख बद्रीनाथ पहुंच गए, क्या सिर्फ इसलिए ये आंकड़ा? देखिए ऐसा है, ये आस्थाओं से जुड़ी विषय है। देखिए करोड़ों सनातनी का उनका विषय है अपने जीवन में एक बार ब्रह्मांड में 3 लोक और धरती पर 4 धाम, उनका ऐसा मन का भाव रहता, समर्पित भाव रहता है कि हम 4 धाम यात्रा करें। लेकिन और वो 4 धाम यात्रा होती है, सब सरकार की जिम्मेदारी होती है करोड़ों लोगों की जान की रक्षा करना। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे गुरविंदर जी? आप का पहला फर्ज बन रहा है कि उन सनातनियों के मन की भावनाओं को, सनातनियों की जान की रक्षा करो। तो गुरविंदर जी 140 करोड़ लोग धर्म से अगर ताल्लुक रखते हैं तो 140 करोड़ उसी दिन क्या केदारनाथ बद्रीनाथ पहुंच जाएंगे? कुछ आप लोगों के भी तो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, नहीं होंगे? अब सबकी आस्था का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आस्था के साथ तो उनकी जान भी गई। निशी जी, हम संसाधनों पर हैं, संसाधन ऑल वेदर रोड, उनको सुविधाएं उनको मिलती तभी वो आपके संसाधन कब दिखाई दे रहे थे? किस संसाधन की बात कर रहे हैं? बारिश में ऑल वेदर रोड की सच्चाई आ जाती है, आप कैसी बात कर रहे हैं गुरविंदर जी? नहीं, अगर कांग्रेस की बात करेंगी तो 2013 में 2 बड़े-बड़े गड्ढे आ गए थे, इतना बड़ा त्रासदी हुई, 15 दिन तक भी वहां कोई नहीं पहुंच पाई। गुरविंदर जी आप समझे नहीं मेरा सवाल, आप मेरा सवाल समझिए कि ये जो आंकड़ा पहुंच रहा है, आपने बताया कि 45 लाख श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में सबसे ज्यादा पहुंच चुके हैं। अब आप मुझे बताइए उन 45 लाख श्रद्धालु जो पहुंचे वो अपनी आस्था के दम पर वहां पर पहुंचे, हम मान लेते हैं सरकार के पास तमाम सुविधाएं देने के लिए थी, तमाम व्यवस्थाएं देने के लिए थी, हम सब चीज समझ लेते हैं। क्या आपने ये चीज समझी कि हमारे पहाड़ इसके लिए रेडी नहीं है?
वो झेल नहीं पाएंगे? वहां पर इतनी जो कैपेसिटी पहुंच रही है, क्या उसको सहन करने के लिए वहां पर क्षमता है उन लोगों की? क्या आपने जाना पहाड़ की क्षमता को? देखिए, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, ये आपका सम्मानित चैनल के लाखों हजारों लोग इसको देख रहे हैं। क्योंकि प्रकृति भी तो भगवान का ही पहली स्वरूप बात है तो ना। एक बात मैं ये कह देना चाहता हूँ, हम इस चैनल पर कोई भी इतना ज्यादा ऐसा क्रिएट ना कर दे डर कि लोगों को ये लगे कि उत्तराखंड तो जाना ही एक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। हमें इस तरफ भी देखना है। गुरविंदर जी, मैंने तो ये नहीं बोला कि आप बद्रीनाथ मत आओ, आप केदारनाथ मत आओ। मैं तो कह रही हूँ कि मेरे टूरिस्ट, मेरे प्रदेश में आने वाला सभी भक्त श्रद्धालु यहाँ पर आराम से आए, उनकी जान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। इसीलिए मैं और आप यहाँ मिलकर चर्चा कर रहे हैं ना, यही रीजन है इसके पीछे। आप और मैं ही इस प्रदेश की चिंता करते हैं। हम समस्या नहीं, समाधान का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, और मैं आज कह देता हूँ, चारधाम यात्रा की 2 मिनट की बात बता देता हूँ। हाँ, जल्दी से एक छोटा सा कमेंट कीजिए, छोटा सा। रक्षात्मक ढंग से एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स, सेना तक 13 जिलों में 6 हेलीकॉप्टरों का स्टैंड बाय, 24 गुणा फोर्स, 7 दिन। आप समझ ही नहीं रहे हैं। मैं संसाधनों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ। अरे नहीं, मैं सरकार के संसाधनों पर एक क्वेश्चन नहीं कर सकती, क्योंकि इस बार सरकार ने अपने संसाधनों के दम पर सफलतापूर्वक यात्रा की, और अगर यात्रा पर अभी स्टॉप लगाया तो वो भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाया। इस चीज से कोई डिनाई नहीं कर रहा है। ये सरकार का एक बहुत अच्छा कदम था कि उन्होंने श्रद्धालुओं के बारे में सोचा और एक अच्छा संदेश दिया है, उस चीज में कोई डिनाई नहीं कर रहा है। बट द फैक्ट इज दैट कि उसके पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं। वहां के स्थानीय निवासी और वहां के लोग एक सबसे बड़ी वजह है जिनकी जान को खतरा हो सकता है। सिर्फ श्रद्धालु नहीं है जो बाहर से आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी हमें देखना होगा ना, जो रजिस्ट्रेशन करे बिना यहाँ काफी सालों से रह रहे हैं। ठीक है, रावत जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी इस वक्त सबसे बड़ा चिंता का विषय यही बन चुका है कि आखिरकार केयरिंग कैपेसिटी पर फोकस हो रहा है और यहाँ पर किस तरीके से संसाधनों की उपलब्धता कराई जाए, बाहर से हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनका खास ख्याल रखा जाए, सब चीजों पर सरकार की नजर है। चाक चौबंद व्यवस्थाएं मिल भी रही है श्रद्धालु को, बट उन पहाड़ों का क्या, प्रकृति का क्या, जो कि भगवान की स्वरूप है? हाँ, ठीक कहा आपने। देखिए, मैं अभी गुरविंदर जी को सुन रहा था, तो दिक्कत ये है कि अब वो तो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो जो सवाल आप कर रही हैं उसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। सीधी सीधी बात, वो अपनी उपलब्धियां केवल बता रहे हैं। देखिए, बात उपलब्धि की नहीं है। हमारा ये कहना है कि आपको अगर कहीं डेवलप करना है, मैं जो हूँ इधर जो है आपके पंकज जी, डॉक्टर पंकज से बिल्कुल सहमत हूँ कि आप जो है क्यों मसूरी पे ही फोकस करना चाहते हैं, क्यों नैनीताल पे ही फोकस करना चाहते हैं, क्यों आप जो है आप नए डेस्टिनेशन क्यों नहीं तैयार करते? पहली बात, देखिए, जब डाइवर्जन होगा तो इसको पहाड़ घूमना है, कोई जरूरत नहीं कि तो मसूरी में घूमना है या कैंपटी फॉल ही जाना है। उसको ग्रीनरी चाहिए, हरियाली चाहिए, ठंडक चाहिए और शांतिपूर्वक जगह चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं पहाड़ के उन गाँवों को, हमारे पास लगभग 7,000 गाँव हैं, आप उन गाँव को जो है टूरिस्ट का डेस्टिनेशन क्यों नहीं बनाते? उनके पास बहुत सारे, जब आप सड़क पहुंचा दी आपने, गांव खाली हो गए पलायन से, जब ये चीज़ें आपकी वहां पहुंचेंगी तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। दूसरी बात क्या है कि आप जितनी सड़कें काट रहे हैं, चलो ऑल वेदर रोड हो या नई रोड हैं, आप उसमें जंगल क्यों कटने दे रहे हैं? मैं तो एनजीटी के उसमें जो है मुझे बड़ा अजीब लगता है कि एनजीटी से अगर आप 1 पेड़ काटने की या 10 पेड़ काटने की परमिशन ले तो आपको सालों में नहीं मिलेगी, लेकिन आपने जो है ऑल वेदर रोड के नाम पे पूरा सारा सत्यानाश कर दिया। आपको ये पता होना चाहिए कि लगभग 250 गाँव ऐसे हैं जहाँ की ज़मीनें सारी फट चुकी हैं, वहाँ पानी सूख चुका है। और अभी जो आप बता रहे थे सिलक्यारा में जो हुआ, उसमें पानी आया, हर टनल में पानी आता है, क्योंकि जैसे ही जो है जब भूमि कटती है, जमीन कटती है, उसके अंदर हवा का प्रेशर जाता है तो ऊपर का अंदर का जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। तो उससे जो गांव तक पानी आ रहा था या किसी धारे में पानी जा रहा था या किसी स्रोत में पानी जा रहा था, वो सब बंद हो गया। तो आप किस चीज़ का विकास करना चाहते हैं? हमें कह रहे हैं कि अगर हमारे इन पहाड़ों का विनाश करने के बाद आपकी झोली भरती है, आपकी जेब भरती है, तो सरकार के पास कोई है ही नहीं। आप या तो खनन से पैसा कमाएंगे, आप पर्यटन से कमाएंगे या शराब से पैसा कमाएंगे। अरे भाई, नए साधन विकसित कीजिए ना। आपको इतना तो समझ आना चाहिए। नहीं है आपके पास विशेषज्ञ तो पूछिए ना, जनता से आप कभी सवाल पूछते नहीं, जनता के लोगों को कभी आप बुलाते नहीं है। मैं अपनी बात करूँ, मैंने 50 बार लिख के दिया है, 50 बार कहा है। ऐसा नहीं है कि हम भाई हम अपने हिसाब से हम अब हमको कोई कह देगा साहब आप
एक्सपर्ट हैं। अरे भाई, एक्सपर्ट होना जरूरी नहीं है। आपके सुझाव अगर अच्छे हैं तो उनको माना जाना चाहिए। आपके सुझाव अगर अच्छे हैं, राज्य के विकास में भी है, जंगलों की सुरक्षा में भी है, सड़कों की सुरक्षा में भी है, भूस्खलन भी कम होता हो, तो आप ये ध्यान देखिए। तो मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी जो कोई काम करना चाहते हैं, उसके लिए एक विशेष एक समिति बनाइए और उसमें विशेष रूप से जो है ऐसे लोगों को बुलाइए जिनको आप भले न जान। अब हर चीज़ को जो है वाडिया इंस्टीट्यूट नहीं कर पाएगा, हर चीज़ को जियोलॉजिस्ट नहीं कर पाएगा। उसमें जियोग्राफी भी चाहिए, आपको जो है हाइड्रोलॉजी वाला भी चाहिए, उसमें जो फॉरेस्ट का जानकार भी चाहिए, उसमें आपको जिनको मिट्टी की पहचान है, सेडिमेंटेशन होता है। आप ये देखिए ना, पहाड़ के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक पहाड़ पे अगर एक चीरा, एक घाव लग गया तो वो बाद में जो है हमारे यहाँ गधेरा कहते हैं उसको, उसका रूप ले लेता है। आप देखिए ना उत्तरकाशी का हाल, उत्तरकाशी में जब जो है वर्णावत को ट्रीट किया गया, उसने क्या किया, सारा उत्तरकाशी आज भी उसकी जद में। आपने उसको सीमेंट से पोत दिया लेकिन ट्रीटमेंट नहीं किया। आपने सीमेंट पोत के उसमें करोड़ों रुपए फूंक दिए लेकिन आपने ट्रीटमेंट नहीं किया। आज के दिन उत्तरकाशी के अंदर आप कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, जगह ही नहीं रह गई। और ऊपर से आपने एक टनल और बना दी उसके अंदर बाईपास करने की। अरे भाई, जब ट्रैफिक ठीक ठाक चल रहा, तुम्हें दिक्कत क्या थी? सवाल क्या है कि आप वो एनजीटी को लीजिए, चाहे जो है जो भी संस्थाएं इस बात में ग्रीनरी को बचाने की बात करती है, हवा में बात हो रही है। हमें कह रहे हैं कि आपने देश में करोड़ों पेड़ काट दिए। आप ज़्यादा सहजदारा को देख लीजिए, ये जोगीवाला को देख लीजिए, आसपास में हर जगह आप पेड़ काट रहे हैं। उसके बाद एक पेड़ माँ के नाम हो जाता है। सवाल है, एक पेड़ माँ के नाम पे, बाकी पेड़ किसके नाम पे हैं? तो जब तक आप जो है किसी चीज़ को अपने लिए नियम नहीं बनाएंगे, अपने लिए तो आपका नियम है ही नहीं, पब्लिक के लिए सारे नियम है। आप गाँव में एक खेत में कोई पेड़ होगा, उसकी वजह से उसकी डिस्टर्बेंस होगी, तब आप उसको परमिशन नहीं देंगे। हमारे कहने का मतलब है कि अनियंत्रित विकास मत कीजिए। आपको टूरिज्म बढ़ाना है, हम कह रहे हैं ना, हम बताते हैं आपको सैकड़ों जगह हैं जहाँ नया टूरिज्म आ सकता है, सैकड़ों जगह ऐसी है जो नदी के किनारे हैं, सैकड़ों जगह ऐसी है जहाँ वाटर रिजोर्स चल सकते हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कह देना चाहता हूँ, आप हमें बिठाइए ना हमारे साथ। आप कोई बड़े से बड़े को IITN बिठा दीजिए, कोई IMA वाला बिठा दीजिए, हम बताएंगे कि जो है हम कैसे करके डेवलपमेंट होता है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपकी नीयत अगर ठीक होगी तो आप हमसे पूछेंगे, जब नीयत नहीं है तो फिर करना क्या है। लेकिन गुरविंदर जी, सुझाव बहुत सटीक हैं, अगर समझा जाए और इनसे बातचीत की जाए, एक समाधान खोजा जाए। उन्होंने बोला ना कि एक ऐसी समिति तैयार होनी चाहिए जिसमें हर प्रकार के विशेषज्ञ जुड़े, क्योंकि हर किसी को एक साथ ही सारी जानकारी नहीं होती। हर विशेषज्ञ को जोड़ा जाए हर सब्जेक्ट से और उनसे बातचीत की जाए और एक कंक्लूजन तक निकला जाए कि आखिरकार इस पर कैसे वर्कआउट किया जा सकता है। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, यानी नियंत्रित विकास नहीं होगा, एक सस्टेन डेवलपमेंट होगा। और इस ओर सरकार को वाकई में अभी से ही जाग जाने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से आप रक्षात्मक कदम उठा रहे हैं और बहुत सारे सख्त कदम उठाने लगे हैं, तो यानी कि ये पता चलता है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NGT लगातार आपको जो बार बार चेतावनी दे रहा है। और अभी जो वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है, पानी सर के ऊपर से जा चुका है। अभी भी नहीं जागेंगे तो भविष्य पूरा अंधकार में है। ना हमें मसूरी जैसा कोई शब्द दोबारा सुनने को मिलेगा, ना हम कभी जा पाएंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगी पैनुली जी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए, अभी कुछ समय पहले एक तस्वीर सामने आई थी, शायद मुझे उसका एक प्रॉपर डेट सन याद नहीं है। हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि केदारनाथ में डीजे बजाया गया था लाउड स्पीकर पे। हाईकोर्ट ने एक सख्त निर्देश दिए थे कि यहाँ पर इस तरीके से हाई वॉल्यूम में नहीं बजाया जाएगा, क्योंकि ये नियमों के विरुद्ध है और यहाँ से आसपास का हमारा इकोसिस्टम और पहाड़ डिस्टर्ब होते हैं। अगर एक डीजे बजाने पर इस तरीके का साउंड डिस्टरबेंस होता है और हाईकोर्ट पहले ही सरकार को चेतावनी देकर तुरंत इस चीज पर कार्रवाई करने की बात कहता है, आज रेल परियोजना के नाम पर ब्लास्टिंग हो रही है, हाई लेवल पर पेड़ काट दिए जा रहे हैं, NGT के नियमों के विरुद्ध टनल्स बना दी जा रही हैं। सलक्यारा की बात जब हम करते हैं, ऑल वेदर रोड की हम बात करते हैं, तो आखिरकार उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को हमने कितना नजरअंदाज करके इस विकास तक हम पहुंच चुके हैं। देखिए निशी, अभी रावत जी ने जैसा बोला कि अगर आपके खेत के बीच में एक पेड़ है ना, उसको अगर आप काट रहे हो, फॉरेस्ट आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, सारे उसको रोक लेंगे। लेकिन आपने सहजदारा को जिस तरीके से उजाड़ बना दिया है, पहले वो दोनों तरफ ग्रीनरी थी, रोड के अंदर हमने पत्ते गिरे हुए देखे हैं रोड में, और जब जाते थे वो रोड एक अलग ही हमें एक सीन दिखाती थी। लेकिन आज जिस तरीके से वो उजाड़ हो गया है। दूसरा, आपने केदारनाथ की बात करी निशी, एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर जो हमारा वैली ऑफ फ्लावर है, जो फूलों की घाटी है, उसमें जो है 100 समथिंग स्पीसीज जो है वो आज गायब हो गई। वो स्पीसीज गायब हो गई है। हिस्ट्री में पढ़ोगे आप, फूलों की घाटी
अगर इसी तरीके से हेली के शॉर्टेज वहां पे चलते रहे। साउंड पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और तितलियां की जो वहां पे वो थी स्पीसीज थी, वो स्पीसीज भी कम हो गई है, ये भी एक रिपोर्ट है। सिल्कियारा की बात हुई, सिल्कियारा में उस कंपनी को पनिश नहीं करा गया तो कल अभी एक हफ्ते के अंदर ही अंदर वहां पे एक आदमी का, एक मजदूर मर चुका है। किसने उसको क्लियरेंस दी? 41 हॉस्टेज बनाने के बाद भी अगर उसको क्लियरेंस मिली, और उस टाइम पे सरकार बोल रही थी कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, सब ब्लैकलिस्टेड होंगे, जिस किसमें दोष है उसको करेगा। गुरविंदर जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि उस रेस्क्यू का पूरे वर्ल्ड में जो है नाम हुआ और प्रसिद्धि हुई, बहुत अच्छा है, हमें भी अच्छा लगता है उत्तराखंड की प्रसिद्धि होती है। लेकिन उसके बाद हमने उससे सबक क्या लिया? हमने क्या सबक लिया उससे? हमने क्या रिफॉर्म लाए सिल्कियारा टनल या इस टाइप की टनलों में? टिहरी डैम जब बना, आज भी वहां के गांव दरके हुए हैं। अगर आप डैम के नजदीक के गांव में जाओगे तो वहां आज भी दरारें हैं। और उतना ही नहीं, उन गांव के स्रोत सूख गए हैं। जो स्रोत हैं, जो हमारा नेचुरल वाटर सोर्स होता था, वो सूख चुका है उन गांव का, क्योंकि मिट्टी दरकने से जो फ्लो है, फ्लो डिस्टर्ब होता है। ठीक है। जोशीमठ की बात करी गुरविंदर जी ने। गुरविंदर जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जोशीमठ में 15 प्री फैब्रिकेटेड मकान बने थे, उसके बाद 16वां नहीं बना। आप गूगल पे जाके लोकेशन चेक कर सकते हैं। निशी, मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूं, किस तरीके से बेयरिंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। मेरा ग्रेजुएशन कुमाऊं यूनिवर्सिटी से है, तो नैनीताल को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जब हम हल्द्वानी से नैनीताल जाते थे ना, तो हमें मुश्किल से, अगर हम बाइक पे हैं तो हमें 30 से 35 मिनट लगते थे, और अगर हम उत्तराखंड रोडवेज की बस से गए तो हमें 45 टू 1 आवर के बीच में हमें टाइम लगता था। इस बार पिछले महीने में फिर नैनीताल गया, तो मुझे हल्द्वानी से और नैनीताल पहुंचने में 4 घंटे लगे। 4 घंटे। और वही हाल मसूरी का है। मसूरी हम कभी साइकिल दौड़ा दिया करते थे, आज मसूरी जाना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और राजपुर रोड पे सैटरडे संडे को निकलना 4 व्हीलर के साथ, तो ये सोच लो कि आपको 5-6 घंटे रखने हैं। ठीक है। तो इस तरीके का अनियोजित विकास जो है, उससे सरकार को बचना चाहिए। और सरकार वाडिया इंस्टीट्यूट, अभी ये गुरविंदर जी कह रहे थे कि वाडिया इंस्टीट्यूट को सरकार ने पैसा दिया और ज्वाइंट ये करा। वाडिया इंस्टीट्यूट, गुरविंदर जी, वाडिया इंस्टीट्यूट हर साल निकालता है, उसको सरकार के फंड की जरूरत नहीं है, वो हर साल निकालता है, हर साल वो रिपोर्ट देता है। उनकी अपनी रिसर्च रहती है, उनकी अपनी रिसर्च रहती है, बिना सरकार के भी। ठीक है। स्वाति नेंगेश जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपकी जब सरकार थी तो आखिरकार इन विकास पर कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया था, चीज़ों में नियंत्रण था, तालमेल थी। जो बुद्धिजीवी लोग थे उनसे पूछा जाता था, राय लिया जाता था। लेकिन जो अब की जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी, ये सिर्फ अपनी मन की बात करती है, इन्हें जनता की बातों से कोई सरोकार नहीं है। तो मेरे सुझाव है मौजूदा सरकार को कि अब अपनी मन की बात करना छोड़ दीजिए और जन की चिंता करिए, जन की बात सुनिए और जन की बातें करिए। आपके पास हमारे प्रदेश में इतने बुद्धिजीवी लोग हैं जिन्हें भौगोलिक परिस्थितियों का इतना ज्ञान है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी धरोहर को हम कैसे बचाएं और आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम अपने इन पहाड़ के जो रिसोर्सेज हैं इनको हम कैसे प्रिजर्व करें, अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उनकी कमेटी बनाई जाए और उनसे सुझाव लिया जाए और जनता की जो चिंताएं हैं उसमें इंक्लूड करी जाए, उसके हिसाब से एक पॉलिसी बनाई जाए ताकि आगे आने वाला जो भविष्य है, वो जो हमारी धरोहर है, उन तक बच पाए और वो उनको देख पाए। ठीक है। गुरविंदर जी, एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी और मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी, जो आप कहते हैं ना कि हमने ऑल वेदर रोड बनाई, रेल परियोजना बनाती, विकास के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन जिस तरीके का विकास हो रहा है ना, वहाँ मौजूदा लोगों का पता है क्या कहना है? जब वहाँ पर रेल परियोजना पहुँचने वाली है, वहाँ पर ऑल वेदर रोड है, वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हमें तो शिक्षा, स्वास्थ्य और एक सड़क, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए था। बताइए। सरकार ने वो सब छोड़कर हमारे को एक टनल दी थी जिससे हमारा कोई दूर दराज तक लेना देना नहीं। बताइए। देखिए, ऐसा है, ये विकास तो एक सतत प्रक्रिया है और ये लगातार चलती ही रहेगी। मैं एक मसूरी के विषय में एक बात जो कह रहा हूँ आपके सम्मानित चैनल पर कह रहा हूँ जी, बोलिए। कि देखिए, विकास जो है वो रुकेगा नहीं।
लेकिन सस्टेनेबल विकास होगा। हाँ। मंसूरी में अब बिना मैंने जो आपको बताया जियोलॉजिकल जो है उसकी जो क्लियरेंस के कोई होटल या मकान नहीं बनेगा। ये निश्चित तौर पर मैं आपके वहाँ चैनल से कहना चाहता और हूँ। साथ ही साथ पे इतने पेड़ कट रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे गुरविंदर जी आप? गुरविंदर जी एक सुझाव आपके लिए ये भी है कि आप एक ऐसी कमेटी बनाएं जिसमें हर प्रकार का विशेषज्ञ हो, और ब्रजभूषण रावत जी को भी जरूर जोड़िएगा। वो आपको शायद आपके जो इकोलॉजिस्ट हैं उनसे बेहतर सुझाव दे पाए, तो आपको पता चलेगा कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का अपना कीमती समय देने के लिए। तो आखिरकार पर्यावरण पर खास चर्चा तो हो गई है, और मसूरी में जो इस वक्त संकट मंडरा रहा है, 15% जो क्षेत्र है वो इस वक्त खतरे की जद में है। अब उसके बाद सरकार इसको किस तरीके से बचा पाएगी, क्योंकि प्रकृति से बचा जरूर नहीं जा सकता, लेकिन इसके बारे में क्या सरकार सख्त कदम उठाएगी, ये एक अपने आप में गंभीर विषय है। और अभी फिलहाल सरकार को बैकस्टेप करने की जरूरत है। अनियंत्रित विकास एक बहुत बड़े विनाश की ओर इशारा जरूर कर रहा है, लेकिन अभी भी वक्त है कि हम उससे बच सकते हैं और हमारे प्रदेश को, खासकर क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी को बचाया जा सकता है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।